हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपने बोर्ड टू नीट सीरीज में केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की रेट और रेट कांस्टेंट जो होते हैं वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट और रेट कांस्टेंट दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, तो फॉर अ केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेंगे, लेकिन पैटर्न क्या होगा कि जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हो, 10 केल्विन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये चेंज है तो इसमें फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो जब आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट या रेट कांस्टेंट पहले के कंपेयर में डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक रेट कांस्टेंट मेजर कर रहा हूं टी टेम्परेचर पर और एक मेजर कर रहा हूं टी प्लस 10 टेम्परेचर पे, तो उन दोनों का रेशियो जो है वो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका क्या मतलब है कि ये के टी प्लस 10 जो है के टी का क्या है, डबल। ठीक है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन पहले के कंपेयर में डबल हो जाती है। ठीक है, अब जो ये रेशियो है दो अलग अलग रेट कांस्टेंट का, जिनके बीच में टेम्परेचर का फर्क कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का, और जिसकी वैल्यू कितनी आती है, 2, इस रेशियो को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अपने एनसीईआरटी में इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक न्यूमेरिकल आपको नीट के हिसाब से करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन क्या है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन्ड बाय द अरेनियस इक्वेशन, कि टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड करता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अरेनियस ने एक इक्वेशन दी। अपन को ये इक्वेशन डिराइव नहीं करनी है, ठीक है, याद करनी है। के इक्वल टू क्या होता है, ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ के क्या है, रेट कांस्टेंट, ए क्या है, अरेनियस फैक्टर या फिर अरेनियस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं, प्री एक्सपोनेंट फैक्टर भी बोल सकते हैं। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट 8.314, ठीक है, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, और ई एक्टिवेशन एनर्जी है, क्या होती है अभी अपन समझेंगे, और इसकी यूनिट जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल, आप जैसे भी फिगर दे रखा हो, और टी जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से अरेनियस ने रेट कांस्टेंट की किस पे डिपेंडेंसी बताई थी, टेम्परेचर पे बताई थी। अब इसको और समझने के लिए, इसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी वाली टर्म जो है, इसे समझने के लिए अपन एक टॉपिक समझते हैं। अरेनियस के हिसाब से कोई रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता है तो पहले वो बीच में एक इंटरमीडिएट बनाता है, जिसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ए बी की रिएक्शन सी डी के साथ हो रही है, तो पहले इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में आपको पुराने बॉन्ड टूटते हुए दिखेंगे और नए बॉन्ड बनते हुए दिखेंगे, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और ये बहुत ही कम स्टेबल होता है, तो जितना कम स्टेबल होगा इसकी एनर्जी जो होगी वो उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मैं इसे ग्राफ से प्लॉट करूं, इस तरफ मैं पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी लूं और इस तरफ मैं रिएक्शन के कोऑर्डिनेट लूं, तो अगर मैं रिएक्टेंट की एनर्जी को यहां शो करूं, इसका मतलब इतनी एनर्जी किसकी है, रिएक्टेंट की है। अब अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को शो करना है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को ऊपर शो करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंपेयर में बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, जो जितना कम स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, तो इसको ऊपर बना दिया। अब प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल है, रिएक्टेंट से ऊपर या नीचे कुछ भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे नीचे बनाया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ नीचे बनाऊंगा तो जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, ऊपर बनाऊंगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे बनाता तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए ग्राफ हो जाता। ठीक है, तो ये खींच दिया और फिर ये ग्राफ कर दिया। अब इस ग्राफ से दो एनर्जी को अच्छे से समझते हैं। देखो, एक वो एनर्जी जो यहां से लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक बनने के लिए चाहिए, ये पूरी एनर्जी यहां से लेकर यहां तक, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो टोटल एनर्जी होती है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए चाहिए होती है, लेकिन रिएक्टेंट के पास पहले से कुछ एनर्जी तो है, तो ये इतनी ही एनर्जी उसे और चाहिए, ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो अभी यहाँ टर्म आई थी एक्टिवेशन एनर्जी, वो ये है। ये जो बीच का गैप है रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल और प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है, इसे कहते हैं डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी।
ये कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस करते हैं। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है जिसमें आपको यहाँ पर x और यहाँ पर y दे रखा है और आपको पूछा हुआ है कि x और y क्या होगा। तो x क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी, और y क्या होगा? चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, एक और चीज इसको रीड कर लेते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू अरेनियस, रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट कोलाइड टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। रिएक्शन तभी होगी जब ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। इसका मतलब रिएक्टेंट को जब तक एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी नहीं मिलेगी वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, और जब तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा वो प्रोडक्ट भी नहीं बना पाएगा। दिस इंटरमीडिएट इज शॉर्ट लिव्ड एंड ब्रेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, और फिर वो शॉर्ट लिव्ड होता है और वो ही किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड है, कम स्टेबल है, इसीलिए उसकी एनर्जी ऊपर करी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? रिएक्टेंट को वो एनर्जी दे जिससे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए, वो एनर्जी को अपन क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में और अच्छे से समझते हैं, और इस इक्वेशन से एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। एक न्यूमेरिकल के लिए k का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी कैसे करेंगे वो निकालेंगे। इसमें से ये जो ऊपर वाली टर्म है e की पावर माइनस EA अपॉन RT, इसकी क्या मीनिंग है वो समझेंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन बोल्ट्जमान मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो देखो इसको समझते हैं अच्छे से। ऑल द मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टिंग स्पीसीज डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। एक कंटेनर में आपने जितने भी मॉलिक्यूल ले रखे हैं रिएक्टेंट के, सबके पास में एक जैसी एनर्जी नहीं होती है। पहले तो ये आपको याद रखना है, सबके पास अलग अलग एनर्जी होती है। टू प्रिडिक्ट बिहेवियर ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब सबकी इतने ज्यादा मॉलिक्यूल है और सबका बिहेवियर क्या होगा, रिएक्शन कैसे होगी। बोल्ट्जमान एंड मैक्सवेल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन Ne अपॉन Nt एंड Ke। बोले तो ये है Ne क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ अ सर्टेन E एनर्जी। Nt है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इन दोनों को जब डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ हैव E एनर्जी। जैसे मान लो 20 जूल एनर्जी है 20 मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, और टोटल मॉलिक्यूल्स है 100। इसका मतलब 20% मॉलिक्यूल के पास 20 जूल एनर्जी है। तो Ne अपॉन Nt क्या डिनोट करेगा? कितने फ्रैक्शन के पास वो सर्टेन एनर्जी है। क्लियर? और इसको प्लॉट करना है अपन को किसके साथ? काइनेटिक एनर्जी के साथ। जब प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा प्लॉट आता है। अब इस प्लॉट की मीनिंग क्या है ध्यान समझना। जैसे मान लो मैं यहाँ डॉट लगाता हूँ तो यहाँ पर जितना फ्रैक्शन होगा, मान लो ये 10% है, और यहाँ पे करूँ तो यहाँ मान लेते हैं 10 जूल है, तो 10% मॉलिक्यूल के पास में कितनी एनर्जी है? 10 जूल है। तो फ्रैक्शन के हिसाब से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा? यही आएगा, क्योंकि ये पीक है। तो ये मान लेते हैं 60% है, तो बाकी पीक की वैल्यू सबकी इससे कम ही होगी। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल के पास में कौन सी एनर्जी है? ये एनर्जी है जो यहाँ पर होगी, ठीक है। इसे अपन कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास में क्या एनर्जी है, उसे क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर इस ग्राफ से टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ती है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, पहले अपन ग्राफ से समझते। देखो आप रेड वाले ग्राफ पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो देखो रेड वाले ग्राफ में अगर अपन अच्छे से देखें इसको, तो ये वाला ग्राफ है, ये इसकी मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है, मतलब यहाँ जहाँ टच करेंगे इस तरफ बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी की रीडिंग है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसके पास में ये एनर्जी है, ठीक है, इतने % फ्रैक्शन के पास। यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन आएगा 10, 5, 10, 15 जितना भी होगा, और इसके पास इतनी एनर्जी है। पर क्या ये मॉलिक्यूल रिएक्शन देंगे? आंसर है नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है? कम। तो कौन रिएक्शन देगा? वो ही रिएक्शन देंगे जो ये रेड कलर का शेडिंग कर रखा है मैंने एरिया, इसमें से किसी भी मॉलिक्यूल को उठाऊंगा तो वो मॉलिक्यूल रिएक्शन देगा, क्योंकि उनके पास एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है? ज्यादा, ठीक है। जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये ग्राफ मैंने वापस ड्रॉ किया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया या टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ भी आप समझ लो, तो ये ग्राफ की जो पीक है वो थोड़ी फ्लैट हो जाती है, लेकिन ग्राफ इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने से क्या फायदा होगा कि ये एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर जो शेडेड एरिया है ये और बढ़ गया। देखो एक्स्ट्रा वाला एरिया आ गया, रेड वाला तो है, ये ग्रीन वाला भी आ गया।
तो और ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से अगर आपको टेम्परेचर एक्सप्लेन करना हो, टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो आपको ये दो ग्राफ खींचना है और फिर क्या लिखना है कि ये जो एडिशनल एरिया है वो शो कर रहा है एडिशनल मॉलिक्यूल को जो भी रिएक्शन दे सकते हैं, और इस वजह से जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ज्यादा रिएक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज मैक्सिमम ऑफ कर्व मूव टू हाई एनर्जी वैल्यू एंड कर्व ब्रॉडन आउट। मतलब जो और ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी वाले की तरफ बढ़ता है। देखो ये और ये ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए जिनके पास में एनर्जी थी, और ग्राफ की जो पीक थी वो कैसी हो गई, ब्रॉड हो गई, मतलब फ्लैट हो गई, सॉरी, ठीक है, और ग्राफ ऐसे ब्रॉड हो गया। ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ मच हायर एनर्जी, और बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल के पास में अब क्या है, हायर एनर्जी है, जिससे वो भी रिएक्शन दे सकते हैं। अगर आपको एक कोई क्वेश्चन पूछे, ध्यान से सुनना अच्छे से, कि ये दो ग्राफ दे रखे हैं, इन दोनों ग्राफ के एरिया में क्या रिलेशन होगा, मतलब इस ग्राफ का जो एरिया है उसका क्या रिलेशन है दोनों ग्राफ का, रेड वाले ग्राफ के नीचे का एरिया और ग्रीन वाले ग्राफ के नीचे का एरिया। तो याद रखना एरिया हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया तो सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो वो के वही रहेंगे। तो देखो एरिया अंडर बोथ कर्व मस्ट बी कांस्टेंट, ये याद रखना। कभी कोई एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे आपको तो ऐसे नहीं कैसे कह दे कि इसकी कम है इसकी ज्यादा है, या इसकी ज्यादा है इसकी कम है, दोनों बराबर है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कैटालिस्ट। देखो कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस को कैटालिस्ट कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, लेकिन रिएक्शन में डायरेक्टली कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे। डायरेक्टली का मतलब है जब रिएक्शन खत्म होगी तो वो उतनी ही अमाउंट में अपन को वापस मिल जाएंगे। तो कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। हो सकता है उनमें चेंज हो पर वो परमानेंट चेंज नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, जब प्रोडक्ट बनेगा तब तक वो वापस बन जाएंगे, ठीक है। जैसे 2KClO3 से 2KCl + 3O2 बनता है, ये एक स्लो रिएक्शन है। इसमें जैसे ही MnO2 डालते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड डालते हैं, तो फिर ये रिएक्शन तेज से चलने लगती है, और MnO2 यहाँ पर किसका काम करता है, कैटालिस्ट का। अब कुछ बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि कैटालिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। जब वर्ड चेंज आता है इसका मतलब स्पीड बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि सब्सटेंस विच डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, उन्हें कैटालिस्ट नहीं कहना चाहिए, उन्हें क्या कहना चाहिए, इनहिबिटर कहना चाहिए। ये भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। और कैटालिस्ट की कैसी अमाउंट चाहिए होती है, सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट डालनी होती है, कैटालिस्ट काफी होता है। कैटालिस्ट के कुछ और पॉइंट अभी अपन दिखेंगे, और साथ में ये देखेंगे कि कैटालिस्ट ऐसा क्या करता है कि उससे रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए। कुछ और पॉइंट लेते हैं कैटालिस्ट के। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कैटालिस्ट जो होता है वो गिब्स एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। गिब्स एनर्जी को चेंज नहीं करने का क्या मतलब है, देखो गिब्स एनर्जी में चेंज अगर 0 तो इक्विलिब्रियम होता है, गिब्स एनर्जी में चेंज अगर नेगेटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है, और गिब्स एनर्जी में चेंज पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब अपने आप नहीं होती। तो कैटालिस्ट इस साइन को चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, वो नहीं हो रही, तो कैटालिस्ट उसको नेगेटिव नहीं करवा सकता। बोले तो किन्हीं दो चीजों के बीच में रिएक्शन नहीं हो रही है और आप कैटालिस्ट डाल के सोच रहे हो कि रिएक्शन हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैटालिस्ट तभी काम करेगा जब उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पहले से नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब वो अपने आप होनी चाहिए। होती भी रिएक्शन पर कैटालिस्ट काम करते हैं और स्पीड को और बढ़ाते हैं, ठीक है। ऑब्वियस थिंग है, जब ये गिब्स एनर्जी की वैल्यू को चेंज नहीं करता तो इक्विलिब्रियम को भी चेंज नहीं कर सकता, बस ये इक्विलिब्रियम को जल्दी लेकर आता है, ठीक है। यही दो पॉइंट लिखे हुए हैं। अब कैटालिस्ट ऐसा क्या करता है उसे अपने ग्राफ से समझते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, आप इसे ग्राफ से समझिए। तो देखो ग्रीन वाला ग्राफ वो ग्राफ है जब कैटालिस्ट नहीं ले रखा, और ऑरेंज कलर में जो ग्राफ ड्रॉ कर रखा है वो ग्राफ है जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में है। तो कैटालिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, एक अल्टरनेट पाथ अवेलेबल करवाते हैं और एक नया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होती है, कम होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना, ठीक है। तो इसका मतलब EA1 और EA2, EA1 कौन सा था,
वो एक्टिवेशन एनर्जी थी जब कैटालिस्ट नहीं ले रखा था, ये वाली। और EA2 वो एक्टिवेशन एनर्जी है जब कैटालिस्ट ले रखा है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि राइट द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ये अपन पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अपन बस एक साथ लिख रहे हैं। पहले अपन ने रेट लॉ पढ़ा था, वहां पर कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऊपर ऑर्डर। ऑर्डर डिसाइड करेगी कि वो डिपेंड करेगी भी या नहीं करेगी, और डिपेंड करेगी तो कैसे करेगी। जैसे जीरो ऑर्डर में डिपेंड नहीं करेगी, फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड ऑर्डर में और ज़्यादा प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मतलब और बढ़ाने पर और बढ़ेगी। तो वो कैसे डिपेंड करेगी, वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। जैसे अगर हाफ ऑर्डर है तो उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का अभी अपन ने देखा है, पूरा अच्छे से समझा है। एक कॉलिजन थ्योरी और अभी अपन पढ़ेंगे, उसमें भी देख लेंगे। तो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, और क्या बढ़ाते हैं, एक कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये अभी अपन कॉलिजन थ्योरी में देख लेंगे। नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, उनके नंबर बढ़ते हैं, ये अभी अपने बोल्ट्जमान ग्राफ से देखा था। और इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो और ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी हो जाएगी। और कैसे डिपेंड करता है वो भी अपन को पता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, ठीक है। कैटालिस्ट, इसको अभी अपन ने कंप्लीट किया है। इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि कैटालिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथवे विथ लेस एक्टिवेशन एनर्जी, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। अगर एग्जाम में पूछे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्यों बढ़ती है, तो ये 3 कारण लिख सकते हैं। कैटालिस्ट यूज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ती है, ये लिखकर ये ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए। फिर अपन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक लेते हैं, जो कि क्या है, कॉलिजन थ्योरी, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बार अपन एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन अच्छे से समझते हैं। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम रिएक्टेंट। अभी अपन ने ग्राफ प्लॉट किया था, तो यहाँ पे अपन ने रिएक्टेंट बनाया था। तो रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो ये एनर्जी चाहिए, इसे अपन क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। अब एक बार वापस अरेनियस इक्वेशन पे मूव करते हैं। ये अरेनियस इक्वेशन थी, इसमें से जो ये मैंने येलो कलर में लिखा हुआ है, इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। अब अगर आप इसको सही ढंग से देखो तो इसके ऊपर की पावर पर क्या करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। अब वैसे अगर ये आगे माइनस साइन नहीं होता तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, एक्टिवेशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती 1/T के, ठीक है। मतलब T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और एक्टिवेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। लेकिन क्योंकि आगे साइन है इसलिए अपन उल्टा कर देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई और टेम्परेचर के क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। इसका मतलब है अरेनियस इक्वेशन के हिसाब से रेट इंक्रीज करने के 2 तरीके होंगे, या तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दो या फिर टेम्परेचर को क्या कर दो, बढ़ा दो, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेंगे, अपन को कैलकुलेशन करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना है, अपन को कैलकुलेट करना है। इसके अपन 2 मेथड करेंगे। पहले अपन समझेंगे ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड समझना है तो अपन को इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो अपनी इक्वेशन क्या थी, अपनी इक्वेशन है k इक्वल टू AE की पावर EA/RT, सही है ना, ये इक्वेशन है। अब अपन क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड में अपन क्या करेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है। ये अपन ने लॉग लिया, लॉग नेचुरल लॉग ही लेंगे, तो इस तरफ आ जाएगा ln k, और इधर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अपन लॉग लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो किस में हो जाएंगे, प्लस में। तो एक हो जाएगा ln a और एक क्या हो जाएगा, ln e। लेकिन ये जो पावर है e के ऊपर वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो EA/RT, ठीक है। तो ये अपने इक्वेशन हो जाएगी। अब अपन सब जानते हैं ln e की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। क्यों होती है ln e की वैल्यू, क्योंकि ln का मतलब होता है लॉग के बेस में e और आगे भी e, तो ये तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ln k इक्वल टू ln a माइनस EA/R, और इसको मैं 1/T को साइड में लिख देता हूँ।
अगर मैं इससे ग्राफ खींचूं तो ln k को मैंने यहाँ रखा, 1/t को मैंने यहाँ रखा, तो ये मेरी स्लोप के बराबर हो जाएगी। तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगी? -a/r। और इंटरसेप्ट किसके बराबर हो जाएगा? ln a के बराबर। लेकिन अगर मैं इसे लॉग में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? log k, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2.303 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और log a, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? EA/r 1/t, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ 2.303 को कॉमन लेके कट कर लेते हैं, तो कट हो जाएंगे। तो इधर तो कॉमन आ गया, कट हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? EA/2.303r, ठीक है, 1/t। अब अगर मैं इससे ग्राफ खींचूं तो 1/t जो है, 1/t अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। 1/t कहाँ रख देंगे? 1/t यहाँ रख देंगे। log k कहाँ रख देंगे? यहाँ। तो इंटरसेप्ट किसके बराबर हो जाएगा? log a के, और जो स्लोप होगी वो अपने किसके बराबर हो जाएगी? स्लोप बराबर हो जाएगी EA/2.303, EA/2.303r के बराबर। अगर मैं स्लोप यहाँ पे लिख देता हूँ, स्लोप इक्वल टू EA/2.303r, तो EA इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303r और स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अच्छे से कैलकुलेट करूँ तो कैलकुलेटिंग स्लोप और इंटरसेप्ट वी कैन डिटरमाइन k एंड a, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर स्लोप निकाल दूँ तो यहाँ k नहीं, अपन यहाँ पर क्या लिखना है, अगर मैं स्लोप निकाल देता हूँ तो मैं यहाँ क्या फाइंड कर सकता हूँ? EA फाइंड कर सकता हूँ। तो अगर स्लोप निकाल दूँ तो मैं EA निकाल सकता हूँ, और अगर मैं इंटरसेप्ट निकाल लूँगा तो मैं उससे A की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये अपना तरीका कौन सा था? ग्राफिकल तरीका था। अब एक और तरीका है जिसे कहते हैं अपन न्यूमेरिकल तरीका, ठीक है, उसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो, इसको करने के लिए अपन अगेन एक बार वापस स्टार्ट करते हैं। k इक्वल टू AE/EA/RT, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड में अपन क्या करेंगे? लॉग लेंगे। तो लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा? ln k ln a माइनस EA/RT ln e, ठीक है। अभी अपन ने किया ही था, इसको वापस कर देंगे, ठीक है। और दोनों तरफ ये अपन ने ln e की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ln a माइनस EA/RT, इसे लॉग स्केल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? log k log a माइनस EA/2.303RT, ठीक है। ये अपन ने कर दिया, लॉग में बदल दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को दो टेम्परेचर पे रखेंगे। एट T1 टेम्परेचर, ठीक है। किस टेम्परेचर पे रखेंगे? T1 टेम्परेचर पे। तो क्या हो जाएगा? log K1 log A माइनस EA/2.303RT1। और अगर यही अपन T2 टेम्परेचर पे करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? log K2 log A माइनस EA/2.303RT2 हो जाएगा, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा? देखो, log इधर तो जाएगा log K2 माइनस log K1, और इस तरफ देखो, इस तरफ ये पूरी इक्वेशन रखेंगे अपन, इसमें से ये माइनस करेंगे तो log a से तो log a कट जाएगा, ये वाला आगे आएगा और ये वाला क्या आएगा? पीछे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले लिख देते हैं माइनस EA/2.303
RT2 और ये माइनस माइनस प्लस होने की वजह से EA/2.303 RT1। ठीक है। अब लॉग में अगर दो चीज़ें माइनस में होती है तो अपन किस में लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा log K2/K1। कॉमन क्या लेंगे, EA क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे और 2.303 R ये भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 1/T1 और यहाँ बच जाएगा 1/T2। आगे पीछे किए हैं देखो अपन ने। यहाँ पर क्या बचेगा, -1/T2 वो यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा 1/T1 वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। तो ये अपनी एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में अगर अपन वैल्यू पुट करें एक्सपेरिमेंट के डेटा, T1 टेम्परेचर पे जो K1 है उसकी वैल्यू, T2 टेम्परेचर पे जो वैल्यू है उसकी वैल्यू पुट करें तो अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, EA की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद भी रखनी है, इस पर न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन है कि K1 और K2 की दो डिफरेंट वैल्यू दे रखी है और वो टेम्परेचर निकालना जब K1 K2 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। K1 = K2 है, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। एक की वैल्यू क्या दे रखी है, 10⁻16 e⁻2000/T और दूसरे की वैल्यू क्या दे रखी है, 10⁻15 e⁻1000/T। ठीक है। फिर क्या करेंगे, 10 की पावर को एक तरफ ले लेंगे और जो e की पावर है उसे एक तरफ ले लेंगे। ठीक है। ये अपन ने e की पावर एक तरफ कर ली। इसको सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। और बेस सिमिलर होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, लेकिन अपॉन में तो पावर क्या होगी, माइनस। तो ये पहली पावर और फिर अपॉन में था, माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2000/T। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पर क्या बचा, e की पावर 2000 में से 1000 माइनस हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 1000/T। ठीक है। दोनों साइड ln ले लेंगे, बोथ साइड ln। ठीक है। तो ये हो जाएगा ln 10 और ये हो जाएगा ln e की पावर 1000/T। देखो ln 10 की वैल्यू 1 नहीं होती, log 10 की वैल्यू होती है। ठीक है। तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, इसको तो लिखेंगे 2.303 और फिर log 10 लिखेंगे। और ये ln e की वैल्यू क्या होती है, 1। ये आगे वाली पावर जो है वो आगे आ जाएगी और ln e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है। अब log 10 कितना होता है, 1 होता है, तो अपने सिर्फ t निकालना था। तो t = क्या हो जाएगा, 1000/2.303। ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि अपन को T1 और T2 टेम्परेचर दे रखा है और कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालो। तो देखो पहले फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, log K2/K1 फिर इक्वल टू EA/2.303 R T2 - T1/T1 T2। ठीक है। अब यहाँ पर T1 और T2 की तो वैल्यू दे रखी है, लेकिन K1 K2 की नहीं दे रखी है। लेकिन अगर गौर से देखें तो ये इंक्रीज कितने टेम्परेचर का है, 10। और जब 10 का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इसका मतलब log K2/K1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ये 2 कहाँ से आई, क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क था। EA की वैल्यू तो अपन को निकालनी है 2.303, R की वैल्यू अपन जानते हैं 8.314, T2 और T1 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ये 308, ये 298। ठीक है। ये 308 × 298। ठीक है। इसको आप सॉल्व करके चेक कीजिएगा। ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। कितना आ जाएगा, 52.87 आ जाएगा। ठीक है। 52.87 किलो जूल पर मोल। जब आप सॉल्व करेंगे तो 52.87 × 10 की पावर 3 आएगा। ठीक है। तो 10 की पावर 3 हटा के अपन ने लिख दिया किलो जूल पर मोल। ठीक है। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक
क्वेश्चन दे रखा है कि अ रेट बिकम 2 टाइम्स बाय ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज। अपन सब जानते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कितनी होती है, 2 टाइम्स। वो कह रहा है 10 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो आराम से कर सकते हैं। देखो 100/10 करेंगे तो 10 के कितने सेट बन जाएंगे, 10। ठीक है, तो जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है, पहले तो चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे, सॉरी सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 90। फिर इसके 10 के कितने सेट बनेंगे वो निकालेंगे। ऐसा क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि अपन को पता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होने पर वो क्या होता है, डबल। तो 90 को अपन 10 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितने सेट हो जाएंगे, 9 सेट हो जाएंगे। अब अपन को पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाती है, डबल होती है। ऐसा 9 बार करना है तो 10 की पावर 9 हो जाएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा, 512। तो 512 टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, ये आपके कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अच्छा क्वेश्चन है कि एक के ओवरऑल दे रखा है अपन को, ऐसा दे रखा है कि K1 K3 K2 तीन मतलब रिएक्शन होगी। इस एक ओवरऑल रिएक्शन के 3 सब पार्ट होंगे और हर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है, और हर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और ओवरऑल रेट कांस्टेंट में रिलेशन दे रखा है। हर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है और आपको कह रहा है कि ओवरऑल की एक्टिवेशन एनर्जी निकालो। तो कैसे निकालेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। तो K का फॉर्मूला क्या होता है, A E की पावर EA/RT, यही होता है। ठीक है, ऐसे कैसे K1 की भी पुट करेंगे, EA1/RT। ठीक है, और ऐसे कैसे AE माइनस EA2/RT। ठीक है, और ऐसे कैसे EA3/RT। ठीक है, सब पुट कर दिया, A से A सारे कट गए। ठीक है, तो इधर क्या बचा, EA/RT, और इधर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, EA1/RT, फिर हो जाएगा माइनस EA2/RT, और ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस EA3/RT। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर अपने 3 था। ठीक है, ये गलत कर दिया अपन ने, यहाँ पर क्या था, 3 था, तो इसको अपन 3 कर देते हैं, EA3/RT। तो ये वाला है 3 और ये वाला है 2। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या था, यहाँ ऊपर 3 था और नीचे 2 था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन दोनों साइड ln ले लेंगे। जब ln लेंगे तो अपन को पता है कि E तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, EA/RT, यहाँ पे बचेगा माइनस EA1/RT, यहाँ बचेगा माइनस EA3/RT, यहाँ बचेगा प्लस EA2/RT। RT से RT कट हो जाएंगे कॉमन लेके, तो EA1 माइनस माइनस EA इक्वल टू माइनस EA1 माइनस EA3 प्लस EA2। ठीक है, तो मुझे ये निकालना है, इन सब की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में EA1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, EA3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40, और EA2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर आ जाएगा -30, माइनस से माइनस कट हो जाएंगे, EA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 जूल पर मोल। ठीक है, एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग इन 2 स्टेप। एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है वो 2 स्टेप में हो रही है। एक स्टेप क्या है, A प्लस बी से X बन रहा है, और दूसरे स्टेप में X से AB बन रहा है। पहला स्टेप स्लो है, दूसरा फास्ट है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो स्टेप स्लो होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और जो स्टेप फास्ट होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अपन ने A प्लस बी से स्टार्ट किया और बीच में एक इंटरमीडिएट बनाया, उस इंटरमीडिएट से X बना दिया। ठीक है, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रखी। क्यों ज़्यादा रखी, क्योंकि ये स्लो स्टेप था। फिर यहाँ ये अपने रिएक्टेंट का काम करेगा
और फिर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। इस बार अपन ने एक्टिवेशन एनर्जी कम रखेंगे। क्यों रखेंगे कम? ये पीक कम क्यों रखी? क्योंकि ये फास्ट था। देखो पहले इन दोनों के बीच में खींचेंगे, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। फिर इसके और इसके बीच में खींचेंगे तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। अब अपन को दोनों ग्राफ ऐड ही तो करने हैं। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रखनी है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम रखनी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये स्टेप फास्ट था, ये स्टेप स्लो था, ठीक है। अब ये बीच में इंटरमीडिएट है, इसका मतलब इन दोनों से तो ज़्यादा कम स्टेबल होगा। कम स्टेबल मतलब ज़्यादा एनर्जी, इसलिए इसको ऊपर बना दिया, ठीक है। और रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट को कहाँ रखा? नीचे। अगर एंडोथर्मिक होती तो फाइनल प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से ऊपर रखते, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन को ये समझना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कॉलिजन थ्योरी दी थी। तो कॉलिजन थ्योरी दी थी मैक्स टॉर्च और विलियम लुईस ने। और ये जो थ्योरी थी वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पर बेस्ड है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाम से ही क्लियर है कि ये थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं और उसके वजह से क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कंप्लीट होती है। अकॉर्डिंग टू दिस, फॉर अ रिएक्शन टू अकर, रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब जो भी रिएक्टिंग एटम है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, वो मस्ट कोलाइड विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ क्या करने चाहिए? टकराने चाहिए। एंड ड्यू टू दिस कॉलिजन द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे और रेट ऑफ मतलब रेट कंप्लीट होगी, रिएक्शन कंप्लीट होगी, सॉरी, ठीक है। इस थ्योरी के कुछ की पॉइंट है, अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर एज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर। जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है सबको क्या समझना चाहिए अपन को? हार्ड, और वो भी स्फीयर। स्फीयर मतलब उनकी जो ओरिजिनल ज्योमेट्री है उसको आप इग्नोर करो, ऐसे समझो कि सब स्फेरिकल है। और हार्ड का मतलब है कि जब वो टकराएंगे तो उनका शेप और साइज चेंज नहीं हो रही, ठीक है। एंड दे कोलाइड विथ ईच अदर, और वो एक दूसरे से टकराते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन, कितने टोटल कॉलिजन हो रहे हैं पर सेकेंड इन अ यूनिट वॉल्यूम, उसे अपन कहेंगे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक गिवन वॉल्यूम में, एक गिवन टाइम में, और टाइम कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड, उसके अंदर कितनी कॉलिजन हो रही है उसे अपन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर अपन को कॉलिजन फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? टोटल कॉलिजन को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो अपने आप ही क्या आ जाएगी? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से देखें तो रेट हमेशा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितनी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है रेट ऑफ रिएक्शन उतनी नहीं आती। तो ऐसा क्यों? तो ये थ्योरी आगे लिखती है कि ऑल कॉलिजन डू नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि सारे कॉलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनते, कुछ ही कॉलिजन से बनते हैं, और जिन कॉलिजन से बनेंगे उन्हें इफेक्टिव कॉलिजन कहेंगे। अब समस्या ये है, अपन को क्या पता चलेगा कि कौन सा कॉलिजन इफेक्टिव है और कौन सा नहीं? तो उसके लिए 2 रुकावट होती है, 2 बैरियर्स होते हैं। अगर वो 2 बैरियर को क्लीन करती है, क्लियर करती है, तो फिर वो इफेक्टिव कॉलिजन होगी। उसमें से एक बैरियर है एनर्जी बैरियर, और एक बैरियर जो होता है वो अपना होता है ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर को अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी होनी चाहिए। अगर मान लो 2 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं आपस में और उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी है, तब तो उनकी टक्कर से प्रोडक्ट बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड हैव एट लीस्ट एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर को समझने के लिए एक रिएक्शन समझते हैं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें वापस पढ़ेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो जब आएगा तब अच्छे से देखना। देखो ये एक रिएक्शन है CH3Br, OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है जो यहाँ आकर Br को रिप्लेस करता है और उसकी जगह खुद आ जाता है। ये एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब देखो Br इस तरफ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये वाला मॉलिक्यूल ऐसा है और OH इस तरफ से आके इससे टकराए तो रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इस तरफ से ये इससे टकराएगा तो Br कहां से हटेगा और OH कहां से बनेगा, मतलब जुड़ेगा। अपन ने क्या लिखा कि कोलाइडिंग पार्टिकल इसलिए कोलाइड करते हैं ताकि पुराने बॉन्ड टूट सके और नए बॉन्ड बन सके। इसी डायरेक्शन में बॉन्ड टूटना और जुड़ना एक साथ कैसे होगा? तो अगर इन दोनों के पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी है, फिर भी अगर ये इस ओरिएंटेशन में टकराएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्शन कब होगी? जब ये मॉलिक्यूल में Br इस तरफ हो और OH इस तरफ से आए। इससे क्या फायदा होगा? इधर से OH का बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है।
और इधर से OH सॉरी Br का बॉन्ड टूट जाएगा कार्बन के साथ और इधर से OH जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ से बॉन्ड टूटने की जगह अवेलेबल है, इस तरफ से बॉन्ड बनने की जगह अवेलेबल है। तो इस डायरेक्शन से अगर वो कोलाइड करेगा तो रिएक्शन होगी। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कब रिएक्शन होगी? जब ये टकराएंगे? आंसर है नहीं। जब होगी रिएक्शन जब इन दोनों के पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी हो और साथ में वो इस ओरिएंटेशन से टकराए, तब कहीं जाके रिएक्शन होगी। अब इस वाली थ्योरी के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो अपन इस इक्वेशन से देते हैं, PZAB e⁻⁻ जहाँ P क्या है? प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर, और ये बताता है कि ओरिएंटेशन सही है या नहीं, ठीक है। Z जो होता है वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जितना ज्यादा Z होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन होगी। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मतलब सही ओरिएंटेशन होने की जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ गई? वो इसमें e⁻e/RT वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है। तो इन वाले मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन में अगर रिएक्शन मतलब टक्कर हो रही है तो रेट हो जाएगी। तो इन तीन चीजों पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। किसके हिसाब से? कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से। किस किस पे डिपेंड करेगी? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन है, और कितने मॉलिक्यूल के पास में क्या है? अपने एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी है। ड्रॉबैक क्या है इस थ्योरी का? इस थ्योरी के स्टार्ट में अपन ने कहा था सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपन को हार्ड स्फीयर मानना है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है। उनका ज्योमेट्री कुछ और भी हो सकती है। तो ये थ्योरी जो एक्चुअल जो उनका सिमेट्रिक एस्पेक्ट होता है या उनका जो भी ज्योमेट्री होती है उसको इग्नोर कर रही है। तो ये इसकी क्या है? ड्रॉबैक है। और भी थ्योरी समझाई जाती है लेकिन वो हायर क्लास एज के लिए, ठीक है। तो इसके साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है और साथ में ये वीडियो भी कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।